आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के तमाम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हमारे पास है, स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी। हमें बोर्स एटॉमिक थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स बताने हैं, यानी मेन पॉइंट्स बताने हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले मैंने थोड़ा सा बोर्स एटॉमिक मॉडल का इंट्रो लिखा है कि बोर्स मॉडल बेसिकली नील बोर ने दिया था 1915 में। और अगर हम इस मॉडल की बात करें तो ये मॉडल बेसिकली मॉडिफिकेशन है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमारे पास जो था उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे जो कि करेक्ट किए थे बोर्स थे। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर हेडिंग दी है पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल। तो नंबर 1 पॉइंट मेरे पास यहाँ पर है, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। कि अगर हम किसी भी एटम की बात करें तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड। और किसके अंदर मूव करते हैं, इन अ डेफिनेट सर्कुलर पाथ, जिनको हम कहते हैं कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल। यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं सर्कुलर पाथ में, जिसको हम ऑर्बिट या शेल कहते हैं। नंबर सेकंड पोस्टुलेट्स हमारे पास है, द एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इंटीजर n इज इक्वल टू 1,2,3 वेयर n इज इक्वल टू 1 इज द लोवेस्ट एनर्जी लेवल। द ऑर्बिट्स n इज इक्वल टू 1 2 3 4 आर असाइंड k l m n शेल्स। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको पोस्टुलेट 1 के अंदर बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आपका रिवॉल्व करता है ऑर्बिट्स या शेल्स में। तो उन ऑर्बिट और शेल को बेसिकली एक नंबर असाइन किया गया है। सही है। अगर मैं कहूँ कि हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू होगी 1 और उसको हम रिप्रेजेंट कराएंगे k शेल से। और अगर हमारा सेकंड ऑर्बिट होगा तो n की वैल्यू होगी हमारे पास 2 और हमारा शेल को हम रिप्रेजेंट कराएंगे l से। और अगर n की वैल्यू हमारे पास 3 होगी तो हमारा ऑर्बिट होगा थर्ड और हम रिप्रेजेंट कराएंगे m से। और अगर n की वैल्यू 4 होगी तो हमारे पास जो ऑर्बिट होगा वो फोर्थ ऑर्बिट होगा और उसे रिप्रेजेंट कराएंगे n से, एंड सो ऑन। तो इसका ये मतलब है कि जितने भी हमारे नंबर ऑफ़ ऑर्बिट्स होते हैं उनको डिजिट असाइन किया जाता है, यानी इंटीजर असाइन किया जाता है। और वो डिजिट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है के एल एम एन ओ पी, इस तरह से आप कह सकते हो, इन नंबर ऑफ़ शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स पोस्टुलेट नंबर 3, द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मूव फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू अ हायर एनर्जी लेवल। हमसे कहा है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में तो इस स्टेट को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट बाय गेनिंग द रिक्वायर्ड एनर्जी। और जब भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन मूव करेगा लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे एनर्जी को गेन करना पड़ेगा, यानी एनर्जी को एब्जॉर्व करना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर है और वो जंप कर रहा है थर्ड ऑर्बिट के अंदर, तो फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट के अंदर जाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और इस स्टेट को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। आगे देख लेते हैं। आगे स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल बाय लूजिंग एनर्जी, ग्राउंड स्टेट। और आगे हमसे कहा है जब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले चले गया था लोअर से हायर एनर्जी ऑर्बिट में, और जब वो हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। और इस स्टेट को अब हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट। तो ये था हमारा थर्ड पोस्टुलेट जिसमें हमें एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बारे में बताया है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और इसको हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। और जब हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट के अंदर जंप करेगा तो एनर्जी को लॉस करेगा, इससे हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट। नंबर 4 स्टूडेंट्स हमारे पास पोस्टुलेट्स है, इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट एनर्जी व्हेन दे जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। द चेंज इन एनर्जी इज़ गिवन बाय, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हाई एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में तो एनर्जी को वो लूज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और उसमें जो चेंज इन एनर्जी होगी वो बराबर होगी डेल्टा ई, बराबर होगा E2 माइनस E1 के। ये डेल्टा ई का मतलब होता है चेंज इन एनर्जी, यानी ज़्यादा वाली एनर्जी में से कम वाली एनर्जी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और ये बराबर किसके, एच और न्यू। तो यहाँ पर एच हमारा स्टूडेंट प्लैंक्स कांस्टेंट है और यहाँ पर जो म्यू है वो हमारा शो कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को। तो ये थे स्टूडेंट पोस्टुलेट बोर्स एटॉमिक मॉडल के। आपको डायग्राम की फॉर्म में भी दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स आपका सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, जिसे हम ऑर्बिट या शेल कहते हैं। और हर ऑर्बिट की कोई ना कोई वैल्यू है, एन की वैल्यू 1 है तो हमारा शेल हमारा कौन सा है, के शेल है। जब एन की वैल्यू 2 है तो हमारा एल शेल है।
एन की वैल्यू अगर 3 है तो एम शेल है और एन की वैल्यू 4 है तो एन शेल है। और जब इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट के अंदर जंप कर रहा है तो रेडिएशंस को एमिट कर रहा है, और डेल्टा ई जिसके अंदर बराबर है एच वी के या एच म्यू के। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन गिवन दैट ई इज इक्वल टू दिस। हमसे कहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन की एक इक्वेशन या एक्सप्रेशन ड्राइव करें, सही है, जो कि निकल रही है एक इलेक्ट्रॉन से, और हमें क्या गिवन है, ई की वैल्यू हमें गिवन है। यानी इस ई की वैल्यू को यूज़ करके, यानी एनर्जी की वैल्यू को यूज़ करके हमें फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ड्राइव करना है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अभी हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स में पढ़ा कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में, तो उसके अंदर रेडिएशंस एमिट होती हैं, और वो चेंज इन एनर्जी किसके बराबर होता है, डेल्टा ई बराबर होगा E2 माइनस E1 के। और डेल्टा ई यहाँ पर किसके बराबर है, एच एफ के। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है डेल्टा ई बराबर होता है एच एफ के, तो डेल्टा ई की जगह हम क्या पुट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में एच एफ पुट करेंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ है E2 माइनस E1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक ई की वैल्यू गिवन है माइनस एम ई की पावर 4 डिवाइड बाय 8 एप्सी नोट का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, एन का स्क्वायर। तो अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं कि E2 का फार्मूला और E1 का फार्मूला इस गिवन ई के लिहाज से क्या बनेगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सारी चीज़ें कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट है, ई मतलब चार्ज आपका है इलेक्ट्रॉन का, वो भी कांस्टेंट है। एप्सी नोट की वैल्यू भी कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो एन की वैल्यू हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू बेसिकली शो कर रही है नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो E2 के लिए हम रखेंगे यहाँ पर N2 और E1 के लिए रखेंगे N1। तो लिहाजा स्टूडेंट डेल्टा ई हमारा बराबर हो गया एच एफ के, और E2 की जगह हमने क्या लिखा है, E2 मेरा बराबर है, ये पूरा मैंने एज इट इज़ लिखा है, सिर्फ मैंने यहाँ पर लिख दिया N2। तो E2 हमारा बराबर हो जाएगा माइनस एम ई की पावर 4 डिवाइड बाय 8। इसको हम एप्सी नोट पढ़ते हैं, एप्सी नोट का स्क्वायर, एच का स्क्वायर और N2 का स्क्वायर। और E1 के लिए हमने लिखा माइनस एम ई की पावर 4 8 एप्सी नोट का स्क्वायर, एच स्क्वायर, और एन की जगह मैंने कर दिया, N2 की जगह कर दिया N1 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, डेल्टा ई की, E2 की और E1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स डेल्टा ई की जगह मैंने पुट किया एच एफ, इक्वल की साइन लगाई, और E2 की जगह मैंने E2 की वैल्यू पुट कर दी ये वाली, और माइनस की साइन लगा दी मैंने। E2 माइनस E1 था तो माइनस की साइन मैंने लगा दी फार्मूले से, और E1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब स्टूडेंट एच एफ को मैंने सेम रखा और इस वाली वैल्यू को मैंने बिल्कुल सेम रखा। माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सही है। बाकी वैल्यू मैंने एज इट इज़ रख दी। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप गौर करो, ये वाली जो वैल्यू है प्लस के साथ है और ये वाली वैल्यू माइनस के साथ है, तो इस वैल्यू को मैंने पहले लिख दिया और इस वैल्यू को मैंने बाद में लिख दिया। तो ये तो प्लस के साथ था तो प्लस की साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये माइनस के साथ था तो मैंने माइनस की साइन लगा दी। इसका मतलब ये एक तरह से हो गया E1 माइनस E2। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों वैल्यूज़ में कॉमन क्या है, तो न्यूमरेटर के अंदर m और e की पावर 4 कॉमन है, तो यहाँ पर मैंने m और e की पावर 4 को कॉमन ले लिया। और इसी तरीके से यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर 8 एप्सी नोट का स्क्वायर और h का स्क्वायर क्या है, कॉमन है, तो ये वैल्यू मैंने क्या कर ली, कॉमन ले ली। बाकी मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचा, 1/n1 का स्क्वायर, माइनस की साइन लगाई, और 1/n2 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमसे कहा था कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मालूम करें, तो h मेरा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर f से मल्टीप्लाई हो रहा है, h को हम राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो डिवाइड होगा, यानी h से जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास यहाँ पर h क्यूब आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का फार्मूला हमारे पास बन गया m e की पावर 4 डिवाइड बाय 8 एप्सी नोट का स्क्वायर, h का क्यूब, और ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज़। तो यही स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का आंसर है, इसे हमें ड्राइव करना था। हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का एक फार्मूला ड्राइव कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर एक्सरेज, हमसे कहा है कि एक्सरेज क्या हैं, हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड, और ये किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, गिव दियर प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, और हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बतानी है और इसके फ़ायदे भी बताने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी है एक्सरेज। तो एक्सरेज आर द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो एक्सरे बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एक फॉर्म है, शक्ल है। दे आर पावरफुल वेव्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और इसकी जो वेव्स हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव अ वेवलेंथ फ्रॉम 0.01 टू 10 नैनोमीटर, और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 0.01 से लेकर 10 नैनोमीटर तक।
और फ्रीक्वेंसी होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 हर्ट्ज़ टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 हर्ट्ज़। और एनर्जी होती है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया किसका, एक्सरे का। व्हाट आर एक्सरेज। अब हम देख लेते हैं कि ये प्रोड्यूस किस तरह से होती हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको थोड़ी सी लिख देनी है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग दी है एक्सरे प्रोडक्शंस की। तो एक साइंटिस्ट था विल्हेल्म रॉन्टजेन, जिसने एक्सरे को डिस्कवर किया था। और एक्सरे बेसिकली प्रोड्यूस कैसे होती हैं, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने क्या किया था, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स को टकराया था मेटल प्लेट्स के साथ, जिसके नतीजे में एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही थी। यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी उसको कोलाइड करा दिया था, टकरा दिया था किससे, मेटल प्लेट्स के साथ, या आप कह सकते हो एनोड के साथ। आगे मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा है कि एक्सरे बीम बेसिकली ट्रैवल करती हैं एयर के अंदर, और एयर के अंदर ट्रैवल करने के बाद ये किसके साथ इन कांटेक्ट हो जाती हैं, बॉडी टिश्यूज़ के साथ। और फाइनली क्या होता है, इमेज हमारी बनती है मेटल फिल्म के ऊपर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि अगर मैं आपसे कहूँ हाथ वगैरह कभी किसी का टूट गया हो और उसका एक्सरे करवाया जाए, तो एक्सरे बेसिकली जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, जैसा कि स्किन हो गई, वहाँ से वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होती। सही है, यानी वो स्किन के सॉफ्ट पार्ट्स एक्सरेज को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो वहाँ से पास आउट हो जाती हैं। लेकिन जो डेंस पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, जैसे हड्डियाँ वगैरह हो गई, वहाँ पर ये रेडिएशंस क्या होती हैं, एब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से फाइनली हमारी इमेज बनती है मेटल फिल्म पर। तो इस तरीके से क्या होता है, एक्सरेज को प्रोड्यूस करवाया जाता है। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट एक्सरे की प्रॉपर्टीज़। द एक्सरे प्रॉपर्टीज़ आर गिवन बिलो। अब एक्सरे की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नंबर 1 पे मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक्सरेज की शॉर्टर वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। और नंबर 2 पर मैंने प्रॉपर्टी लिखी है कि एक्सरे की अगर हम बात करें तो इसको बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज चाहिए होता है। और 3 पर मैंने लिखा है कि दे आर यूज़ टू कैप्चर द ह्यूमन स्केलेटन डिफेक्ट्स, के इंसान के जो स्केलेटन है यानी जो ढांचा है उसमें कहाँ पर डिफेक्ट है, ये उसको कैप्चर करने के लिए यूज़ होती हैं। और नंबर 4 पे स्टूडेंट्स मैंने लिखा है कि ये ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, और इसके अंदर से कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, यानी पास आउट नहीं होता, ये हमेशा ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में। और 5 पे मैंने लिखा है नंबर 5 पॉइंट पर, दे आर कैपेबल ऑफ ट्रैवलिंग इन अ वैक्यूम, वैक्यूम में से ये ट्रैवल कर सकती हैं। तो ये थोड़ी सी मैंने डायग्राम बना दी ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से एक्सरे लिया जाता है। आप देख सकते हो कि जो सॉफ्ट पार्ट्स है स्किन के, उसमें से एक्सरेज जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही हैं, लेकिन जो हार्ड पार्ट है उसके अंदर एक्सरेज क्या होती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी इमेज बनती है मेटल फिल्म पर। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट एंड इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमसे कहा है कि हमारे पास ये दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के रूल गिवन हैं, इसे हमें एक्सप्लेन करना है और इसका स्टेटमेंट भी बताना है कि इन रूल्स में के मुताबिक एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की जाती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास रूल है पॉली एक्सक्लूजन रूल। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बेसिकली हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से बेसिकली स्टूडेंट्स हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट के बारे में एटम में और मॉलिक्यूल्स में, यानी एटम के अंदर और मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से अरेंज किया जाता है यानी रखा जाता है।
तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, अगर हम बात करें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के स्टेटमेंट की, तो ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, इन अ सिंगल एटम, यानी एक सिंगल एटम के अंदर नो टू इलेक्ट्रॉन्स विल हैव एन आइडेंटिकल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो इस स्टेटमेंट से स्टूडेंट्स हमें पता चल रहा है कि ये स्टेटमेंट हमें बताता है कि अगर हम किसी भी एक सिंगल एटम की बात करें तो सिंगल एटम के अंदर अगर दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है सेम सेट नहीं रख सकते क्वांटम नंबर्स का। क्या मतलब है इसका, वो हम देखेंगे अभी एग्जाम्पल से। तो देयर आर टू सैलिएंट रूल्स दैट द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलोज। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करता है इन दो रूल्स को। नंबर 1 क्या है, ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल। सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं सेम ऑर्बिटल को। और नंबर 2 है, द टू इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन और दे शुड बी एंटी पैरेलल। और जो दो इलेक्ट्रॉन्स जो कि मौजूद होते हैं एक सेम ऑर्बिटल में, जैसे एस ऑर्बिटल के अंदर अगर दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो वो एक ऑर्बिटल में तो हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो स्पिन होगी यानी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी, जिसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब स्टूडेंट्स हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि हीलियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक कैसे होगी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे फर्स्ट एस ऑर्बिटल में, यानी 1s2 इसकी होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो स्पिन हमेशा क्या होगी, अपोजिट होगी। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, वी कैन टेक अ न्यूट्रल हीलियम एटम एज अ कॉमन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एग्जाम्पल। यानी इस एग्जाम्पल के अंदर हमने न्यूट्रल हीलियम का एटम कंसिडर किया है। द एटम हैज़ टू इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम बात करें हीलियम एटम की तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विद अपोजिट स्पिन्स। आप देख सकते हो दोनों की डायरेक्शन क्या है, स्पिन क्या है, अपोजिट है। हियर वी फाइंड दैट द टू इलेक्ट्रॉन्स आर इन द फर्स्ट ऑर्बिटल। और हमें क्या पता चलता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में है, फर्स्ट ऑर्बिटल में है, यानी 1s ऑर्बिटल में है, जिसमें n की वैल्यू क्या है, 1 है और l की वैल्यू 0 है। n स्टूडेंट हमारा बेसिकली होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l हमारा होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अभी एक सवाल आएगा क्वांटम नंबर्स का आगे, तो उसमें मैं आपको मज़ीद बताऊंगा। और अगर हम बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, जिसको हम m से रिप्रेजेंट कराते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आप देख सकते हो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के अंदर n की वैल्यू, l की वैल्यू और m की वैल्यू तो सेम है, लेकिन स्पिन की अगर हम बात करें तो स्पिन इसकी अपोजिट है। अगर मैं कहूँ एंटी क्लॉकवाइज को अगर मैंने रिप्रेजेंट कराया -1/2 से, तो क्लॉकवाइज को मैंने रिप्रेजेंट कराया 1/2। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है कि अगर हमारे पास एक सिंगल एटम हो हीलियम एटम का और उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स अगर मौजूद हैं तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स सेम क्वांटम नंबर्स रख सकते हैं, लेकिन उनमें से एक क्वांटम नंबर हमेशा डिफरेंट होगा जो कि स्पिन क्वांटम नंबर है। इफ़ वी ड्रॉ द डायग्राम दैट द ऑर्बिटल ऑफ द हीलियम एटम विल बी रिप्रेजेंटेड विथ 1 अप इलेक्ट्रॉन एंड 1 डाउन इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जैसा कि आपको हीलियम एटम दिखाया गया है डायग्राम में, और उसके यहाँ पर ऑर्बिटल भी बनाया गया है, एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपवर्ड है और एक की डाउनवर्ड है। Therefore 1s सब शेल विल कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन विच हैव अपोजिट स्पिन्स। तो जिसकी वजह से दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं अपोजिट स्पिन के साथ हीलियम एटम के। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं सेकंड रूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जिसको हम कहते हैं हर्ट्ज़ रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हर्ट्ज़ रूल स्टूडेंट्स हमें क्या बताता है, हर्ट्ज़ रूल स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन इन p d and f orbitals are paired only when each orbital has one electron with identical spin। तो स्टूडेंट्स हर्ट्ज़ रूल हमें ये बताता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को p ऑर्बिटल में, d ऑर्बिटल में और f ऑर्बिटल्स में पेयर तभी किया जाएगा जब हर ऑर्बिटल के अंदर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो आइडेंटिकल स्पिन के साथ, यानी सेम स्पिन के साथ। क्या मतलब है स्टूडेंट, हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट समझ में आएगा। आगे मैंने यहाँ पर लिखा है द इलेक्ट्रॉन्स एंटर एन एम्प्टी ऑर्बिटल बिफोर पेयरिंग अप। तो पेयरिंग होने से पहले बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एक खाली ऑर्बिटल के अंदर एंटर हो जाता है। द स्पिन्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सिंगल ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स आर द सेम। और जो स्पिन होती है यानी जो डायरेक्शन होती है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, अगर एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है एट अ टाइम तो उसकी क्या होती है, उन सबकी डायरेक्शन सेम होती है। अब स्टूडेंट हम इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल से।
तो लेट अस सी हाउ हर्ट्ज रूल अफेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एटम्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन एटम की। तो नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 और 2p3। तो हम स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे p ऑर्बिटल से, क्योंकि 1s2 और 2s2 के ऊपर हमारा हर्ट्ज रूल नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो 1s2 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं अपोजिट स्पिन के साथ, और अगर हम 2s2 की बात करें तो इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं अपोजिट स्पिन के साथ। अब स्टूडेंट 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, बाकी बचे 3 इलेक्ट्रॉन। तो हर्ट्ज रूल हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तभी होगी जब तीनों ऑर्बिटल यानी p ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड हैं। तो 4 के बाद 3 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अलग अलग बॉक्स के अंदर यानी ऑर्बिटल में फिल करेंगे, और यही इसकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हर्ट्ज रूल के मुताबिक, कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हमारी तभी होगी जब सारे के सारे एम्प्टी ऑर्बिटल्स क्या होंगे, हाफ फिल्ड होंगे। तो अभी हम इसके अंदर पेयरिंग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको मैं इसके साथ रख दूं। तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स को सबसे पहले फिल करना है, और अगर एम्प्टी ऑर्बिटल्स ख़त्म हो जाते हैं यानी हाफ फिल हो जाते हैं, फिर उनकी पेयरिंग होगी। क्या मतलब है, इसको हम ऑक्सीजन एटम में समझेंगे। हियर द 2p सबशेल हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख सकते हो 2p सबशेल में यानी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सही है। सो अकॉर्डिंगली बिफोर पेयरिंग ऑल द ऑर्बिटल्स विल बी फिल्ड विद सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि पेयरिंग से पहले यानी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग से पहले तमाम ऑर्बिटल्स को हाफ फिल्ड रखा जाएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ। ऑक्सीजन एटम की समझते हैं, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा हर्ट्ज रूल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का नंबर होता है 8। तो एस ऑर्बिटल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1s2, और 2s2 में भी आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 4। बाकी पी में आएंगे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। हमारा हर्ट्ज रूल अप्लाई होता है p ऑर्बिटल से। तो अब स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है तीनों p ऑर्बिटल में, यानी 2p के जो 3 ऑर्बिटल हैं इसमें आपको फिल करना है। और p ऑर्बिटल के लिए चौथा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हम उसकी पेयरिंग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर पेयरिंग कर दी है अपोजिट स्पिन के साथ। तो स्टूडेंट तीनों ऑर्बिटल के अंदर पहले हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, और चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या कर दी, पेयरिंग कर दी p ऑर्बिटल में। किसी भी आप p ऑर्बिटल में पेयरिंग कर सकते हो, लेकिन अपोजिट स्पिन के साथ। तो यही बात स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखी है, सिंस एन ऑक्सीजन एटम हैज़ 1 मोर इलेक्ट्रॉन्स देन नाइट्रोजन, कि अगर हम ऑक्सीजन एटम की बात करें तो ऑक्सीजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन के अंदर आप देख सकते हो कि ये 3 इलेक्ट्रॉन थे p ऑर्बिटल के अंदर, लेकिन यहाँ पर 4 हैं। तो सबसे पहले हमने नाइट्रोजन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, यानी हर p ऑर्बिटल के अंदर हमने एक एक इलेक्ट्रॉन रखा, यानी ये आपके हो गए हाफ फील्ड ऑर्बिटल। और उसके बाद जो चौथा इलेक्ट्रॉन था p ऑर्बिटल में, उसको हमने रखा कहाँ पर, फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ द p सबशेल। तो चौथे इलेक्ट्रॉन की हमने क्या कर दी, पेयरिंग कर दी कहाँ पर, फर्स्ट ऑर्बिटल में, यानी ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिटल है किसका, 2p ऑर्बिटल का। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा हर्ट्ज रूल। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ बोर्स थ्योरी। हमसे कहा है स्टूडेंट्स के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करें इन टर्म्स ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी, यानी बोर्स एटॉमिक थ्योरी के लिहाज से। तो स्टूडेंट्स किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, उसके बाद मैं आपको डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करूँगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी इन सच अ वे दैट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द हाइड्रोजन गैस, first of all hydrogen molecules split into atoms and hydrogen atoms absorbs energy and electron jumps to higher energy level excited state। हमसे कहा है कि स्टूडेंट्स के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बोर्स एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक इस तरीके से कि सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा हाइड्रोजन गैस से। तो हाइड्रोजन गैस क्योंकि मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है एक तरह से, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा एटम्स के अंदर, और फिर हाइड्रोजन एटम्स क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। और जब हाइड्रोजन एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारे जंप करेंगे लोअर एनर्जी ऑर्बिट से कहाँ पर, हायर एनर्जी ऑर्बिट के अंदर। तो इसे हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। आगे हमसे कहा है एज द इलेक्ट्रॉन इन हायर एनर्जी लेवल आर अनस्टेबल, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हायर एनर्जी लेवल में क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। लिहाजा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगेन जम्प्स टू लोअर एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन हमारे फिर से जंप करेंगे लोअर एनर्जी लेवल के अंदर हायर एनर्जी लेवल से, इसे हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट, विच गिव्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विद द एमिशन ऑफ रेडिएशन।
और जब इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे ग्राउंड स्टेट में तो हमें मिलेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसमें हमारी एनर्जी भी क्या होगी, एमिट होगी। आगे हमसे कहा है व्हेन दिस रेडिएशंस पास थ्रू द प्रिज्म, और जब हम इन रेडिएशंस को, इन रेस को प्रिज्म से पास कराएंगे तो हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा हाइड्रोजन एटम का, जिसके अंदर हमें शार्प फाइन लाइंस मिलेंगी। द वेवलेंथ ऑफ दीज लाइंस इनटू यूवी विजिबल एंड इंफ्रारेड रीजन्स। और अगर हम बात करें वेवलेंथ की इन लाइंस की तो ये हमें मिलेंगी यूवी रीजन में, विजिबल में और इंफ्रारेड रीजन में। द स्पेक्ट्रल लाइंस आर क्लासिफाइड इनटू 5 स्पेक्ट्रल सीरीज विच आर गिवन बिलो। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलेंगी इनको हम 5 सीरीज़ के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो अब स्टूडेंट्स हम समझ लेते हैं इस डायग्राम को। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये बेसिकली स्पेक्ट्रल लाइंस की डायग्राम है। अगर मेरे पास n की वैल्यू 1 है तो ये हमारा शो कर रहा है कौन सी सीरीज़ को, लाइमन सीरीज़ को, और ये रीजन कौन सा है, यूवी है। सही है। अगर n की वैल्यू 2 है तो ये हमारा शो कर रहा है बाल्मर सीरीज़ को, और ये रीजन हमारा है विजिबल लाइट का। अगर n की वैल्यू 3 है तो हमारे पास पर्शियन सीरीज़ है और ये रीजन है IR। और अगर स्टूडेंट्स n की वैल्यू 4 होती है तो हमारे पास सीरीज़ होती है ब्रैकेट, सही है, और हमारा रीजन होता है IR। और अगर n की वैल्यू 5 होती है तो पी फंड सीरीज़ होती है। इसी तरह से सीरीज़ चलती जा रही है, हमें 5 तक कंसीडर करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आपका इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जंप करता है, तो हमारे पास सेकंड ऑर्बिट कौन सा है, बाल्मर सीरीज़ का है, तो n की वैल्यू होगी 2। और फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जंप कर रहा है तो n की वैल्यू होगी 1। और इस वक्त हमारा जो रीजन होगा वो यूवी होगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन 4 से सेकंड में जंप करता है तो 4 ऑर्बिट के लिए हमारे पास n की वैल्यू होगी 4। और क्योंकि सेकंड में जंप कर रहा है तो रेडिएशन जब हमारी एमिट होंगी तो हमारी विजिबल लाइट ऑब्टेन होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी हाइड्रोजन एटम की, जिसके अंदर 5 सीरीज़ होती हैं, लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पर्शियन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ और पी फंड सीरीज़। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब द 4 क्वांटम नंबर्स नीडेड टू स्पेसिफाई एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। हमसे कहा है स्टूडेंट्स के डिस्क्राइब करें 4 क्वांटम नंबर्स को जो कि स्पेसिफाई करते हैं, बताते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, एटम के। राइट ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ L, M एंड S फॉर n इज़ इक्वल टू 2। और साथ में हमें आखिरी में L, M और S की वैल्यू लिखनी है अगर n की वैल्यू 2 हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने यहाँ पर हेडिंग दी क्वांटम नंबर्स की। तो क्वांटम नंबर्स की मैंने डिफ़ाइन लिखी यहाँ पर, द सेट ऑफ नंबर्स used to describe the position, shape, energy and spin of the electron in an atom are called quantum numbers। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि क्वांटम नंबर बेसिकली नंबर का एक ऐसा सेट है जो कि हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने के लिए, कि इलेक्ट्रॉन आपका एटम में कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन की शेप बताने के लिए, एनर्जी बताने के लिए और इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताने के लिए एक एटम में। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर्स हमारे पास होते हैं। फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। 4 quantum numbers can be used to completely describe all the properties of given electron belonging to an atom। और ये चारों क्वांटम नंबर की मदद से हम कम्प्लीटली बता सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ जो कि बिलोंग कर रहा है किसी पर्टिकुलर एटम से। अब स्टूडेंट्स हम वन बाय वन देख लेते हैं इन तमाम क्वांटम नंबर्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हेडिंग दी यहाँ पर फर्स्ट क्वांटम नंबर की, जो कि हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्टूडेंट्स हम डिनोट करते हैं n से, और इट इज़ यूज टू शो द शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस एंड साइज ऑफ एटम। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऐसा क्वांटम नंबर होता है जिसकी मदद से हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासला कितना है और एटम का साइज़ कितना है। नंबर 3 पॉइंट स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है इट हैज़ एनी पॉजिटिव वैल्यू, n की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5 up to n। if n is equal to 1 then shell is k, if n is equal to 2 then shell is l, if n is equal to 3 then shell is m, and if n is equal to 4 then shell is n and so on। तो स्टूडेंट्स अगर n की वैल्यू 1 है इसका मतलब हम k शेल की बात कर रहे हैं, अगर n की वैल्यू 2 है तो हम l शेल की बात कर रहे हैं, n की वैल्यू 3 है तो हम m शेल की बात कर रहे हैं और n की वैल्यू 4 है तो हम n शेल की बात कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ कि n की वैल्यू अगर 3 है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, थर्ड ऑर्बिट के अंदर मौजूद है। और अगर हम बात करें न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन का फासला कितना है, थोड़ा ज़्यादा है, सही है, और साइज़ भी उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू n इज़ इक्वल टू 1, कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर हो।
अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इट इज़ नोटेड बाय एल। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम एल से रिप्रेजेंट कराते हैं। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब शेप ऑफ ऑर्बिटल, और इसे हम यूज़ करते हैं ऑर्बिटल की शेप को बताने के लिए। द वैल्यू ऑफ द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर रेंजेस बिटवीन एल इज़ इक्वल टू 0 टू एल इज़ इक्वल टू n-1। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती है, l इज़ इक्वल टू n-1। क्या मतलब स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0। देखो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँगा, 1 - 1 हो जाएगा 0। इसका मतलब उस टाइम l की वैल्यू क्या है, 0 है। और अगर l की वैल्यू 0 होगी तो हमारा ऑर्बिटल होगा s। इफ़ l इज़ इक्वल टू 1, और अगर l की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, 1 है, तो हमारा ऑर्बिटल होगा p। और जब l की वैल्यू 1 होगी तो n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो 2 में से जब 1 जाएंगे तो हमारे पास l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ऑर्बिटल हमारा होगा p। इसी तरीके से अगर हमारे पास l की वैल्यू 2 है तो ऑर्बिटल हमारा d होगा, और अगर l की वैल्यू 3 है तो ऑर्बिटल हमारा f होगा। तो इस तरीके से एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बेसिकली यूज़ होता है शेप ऑफ ऑर्बिटल बताने के लिए। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से रिप्रेजेंट कराते हैं। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिफरेंट ओरिएंटेशन और डायरेक्शंस ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, और इसे हम यूज़ करते हैं डिफरेंट ओरिएंटेशन और डायरेक्शन बताने के लिए ऑर्बिटल्स की, कि एस ऑर्बिटल की डायरेक्शन स्पेस में कैसी होगी, और पी ऑर्बिटल यानी डम्बेल जैसा कि होता है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी। ये सब हमें पता चलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। द वैल्यू ऑफ एम डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एल, और एम की वैल्यू डिपेंड करती है एल पर। और द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटम नंबर रेंजेस बिटवीन -l, 0 टू +l। तो इस क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज़ होती है उसकी रेंज क्या होती है, -l, 0 से +l। तो स्टूडेंट्स से हम समझ लेते हैं स्टेबल से। अगर हमारे पास सब शेल यानी ऑर्बिटल एस है तो उस वक्त l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये फार्मूला भी लिखा हुआ है, अगर 0 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 0 आएगा, बाकी बचा +1। तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू आ गई 1, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर हमारे पास p ऑर्बिटल होगा तो उस टाइम स्टूडेंट्स हमारे पास l की वैल्यू होगी 1। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 1 यानी 3। तो हमारे पास ओरिएंटेशन क्या आ जाएगी, -1, 0, +1। और अगर स्टूडेंट हम डी ऑर्बिटल की बात करें तो हमारे पास एल की वैल्यू इस टाइम क्या होती है, वो होती है 2, 2 टू ज़ा 4, 4 + 1 क्या आ जाएगा, 5। तो हमारे पास ओरिएंटेशन क्या आएगी, -2, -1, 0 और +1, +2। और अगर हम एफ़ ऑर्बिटल की बात करें तो एफ़ ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। तो 3 2 ज़ा 6 और 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। तो हमारे पास ओरिएंटेशन आ जाएगी -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो ये ओरिएंटेशन स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई ऑर्बिटल्स की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिहाज से। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं लास्ट क्वांटम नंबर जो कि स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से रिप्रेजेंट कराते हैं। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्वांटम नंबर बेसिकली यूज़ होता है रोटेशन बताने के लिए इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो उसको हमने रिप्रेजेंट करा है -1/2 से, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो उसे हमने रिप्रेजेंट कराया 1/2 से। सच एज इन सेम ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन में स्पिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हम एक सेम ऑर्बिटल की बात करें, जैसा कि मैंने आपको इसी में हीलियम का बताया था, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एस ऑर्बिटल में हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन अपोजिट स्पिन के साथ मूव कर रहे थे। एक अगर क्लॉकवाइज था तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज था। बट इन सेम ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट हैव सेम स्पिन क्वांटम नंबर। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि अगर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन एक सेम ऑर्बिटल में मौजूद हैं यानी एस ऑर्बिटल में मौजूद हैं, तो उन दोनों की स्पिन सेम नहीं हो सकती बल्कि डिफरेंट होगी। एक की अगर क्लॉकवाइज होगी तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होगी। जैसा कि इसी वीडियो में मैंने आपको हीलियम की एग्जांपल देके बताया था कि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एस ऑर्बिटल में। तो एक हमारा अगर मूव करता है क्लॉकवाइज तो दूसरा मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों की स्पिन क्या थी, अपोजिट थी। अब स्टूडेंट्स हमसे इस क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि हमें तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ लिखनी है एल, एम और एस की, अगर हमारे पास एन की वैल्यू 2 हो। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एन की वैल्यू 2 हो तो उस वक्त एल की वैल्यू 1 होती है और एम की वैल्यू होती है -1, 0, 1, और स्पिन हमारी होगी +1/2 और -1/2। तो स्टूडेंट्स वीडियो के अंदर हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे डिस्क्रिप्टिव यूनिट नंबर 2 के, वो हमने सारे के सारे कर लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।